हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GK99। आज की वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं मौलिक अधिकार पर, फंडामेंटल राइट्स पर। मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, साथ के साथ हमारी आम जिंदगी में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है, जो कि हम आम जनता के अधिकार हैं। इसी के बारे में आज की ये वीडियो है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। आज की वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सभी अधिकारों के बारे में मालूम चल सके। तो सबसे पहले देखेंगे कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है। मैग्ना कार्टा के नाम से इसे जानते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा USA के संविधान से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है। आगे देखते हैं हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ पर रखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि भाग 3 पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 32 के बीच में इसे ऐड किया गया है। भारत देश में कई तरह के जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष के लोग रहते हैं। उन सभी को देश में खुलकर जीने का और सभी को एक ही नज़रिए से न्याय और दंड की व्यवस्था करने के लिए मौलिक अधिकार बनाए गए हैं। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के वो अधिकार होते हैं जो कि न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किसी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी विशेष जाति धर्म के लोगों के लिए नहीं है। ये देश में रहने वाले हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार है। हर व्यक्ति अपने अधिकार के लिए अपील कर सकता है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, लेकिन एक को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार है। तो अभी 6 बचे हैं। इन 6 को आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसे हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से 18 के बीच में रखा गया है, 14 to 18 में। अगला आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से 22 में ऐड किया गया है, राइट टू फ्रीडम। थर्ड देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे आर्टिकल 23-24 में रखा गया है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 में है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। लास्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे आर्टिकल 32 में रखा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, चलिए अब इन 6 के 6 को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम केवल समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी के ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और सभी लोगों को एक समान सुरक्षा देने की व्यवस्था करता है। कानून के नज़रों में भारत देश में रहने वाला हर एक इंसान समान है, वो चाहे लड़का हो, लड़की हो या किसी भी जाति धर्म का हो। आगे देखते हैं आर्टिकल 15 क्या बताता है। आर्टिकल 15 में भेदभाव को खत्म करने की बात की गई है। भेदभाव का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का काम करता है। भारत में रहने वाले व्यक्ति आपस में किसी के भी साथ भेदभाव अगर करते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर, तो ऐसे में जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा रहा है उसे पूरा अधिकार है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील दर्ज करा सकता है। जो भी उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं उनके लिए दंड की व्यवस्था की जाएगी। आगे देखते हैं आर्टिकल 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को एक समान अवसर दिए गए हैं। नौकरी की कोई भी पोस्ट लेने के लिए हर जाति धर्म के लोगों को अधिकार है कि वे अपनी इच्छा से अपने मनपसंद नौकरी को कर सकते हैं, जिसके लिए नौकरी के लिए योग्य होना जरूरी होगा। जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह से भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले के समय में छुआछूत जैसी कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा थी।
अभी काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, पर कुछ क्षेत्रों में आज भी देखने को मिल जाती हैं। तो अगर ऐसा कहीं भी छुआछूत जैसी कुरीतियाँ हैं, ऊंच-नीच जैसी भेदभाव अगर कोई करता है, तो आर्टिकल 17 के तहत अपील दर्ज की जा सकती है। बिना किसी कारण किसी जाति के लोगों के साथ उस जात में जन्म लेने के आधार पर अगर किसी इंसान के साथ ऊंच-नीच जैसे भेदभाव किए जाते हैं, तो उसे अपराध समझा जाएगा और उसके लिए दंड दिया जाएगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। भारत में कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है, लेकिन वो राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण किए हुए है, तो ऐसे में उसे विदेश राज्य की कोई भी उपाधि स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। बिना राष्ट्रपति की सहमति के वो किसी भी विदेश राज्य की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 टू 18 हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने समानता के अधिकार के बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो देख ली है। अब आ जाते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम 19 टू 22 आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल 19 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें 6 स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। इन 6 स्वतंत्रताओं की व्यवस्था के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम 20, 21, 22 को देखेंगे। देखिए, जो आर्टिकल 19 ए है, ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देश में रहने वाले हर एक नागरिक को अपने विचार, अपने भाषण स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। साथ ही हर एक व्यक्ति अपने मनपसंद का काम या कारोबार भी कर सकता है। अच्छा, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे हम युक्तायुक्त प्रतिबंध भी कहते हैं। ये इसलिए दिए गए हैं ताकि लोग अपने जो अधिकार हैं, जो इनको स्वतंत्रता मिली है, उसका गलत उपयोग ना करें। तो आर्टिकल 19 ए देश के हर एक व्यक्ति को जहां भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वहीं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। किस आधार पर? कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार और न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध के संबंध में युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर आप अपनी आज़ादी के लिए इन चीज़ों का खंडन करते हैं, तो ऐसे में आप पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। आर्टिकल 19 बी आता है। आर्टिकल 19 बी कहता है, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध बिना कोई युद्ध किए सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हर एक नागरिक के पास है। तो कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से बिना कोई युद्ध किए सम्मेलन बना सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि इस सम्मेलन की वजह से भारत की संप्रभुता, अखंडता पर कोई आंच नहीं आना चाहिए, लोक व्यवस्था में किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 सी देखिए, समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। भारत का कोई भी नागरिक समुदाय अपना बना सकता है, अपने संघ की स्थापना कर सकता है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। तो आर्टिकल 19 सी समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यक्ति अपना समुदाय संघ बना सकता है, लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसके कारण किसी भी तरह से भारत की अखंडता पर, भारत की व्यवस्था पर, शिष्टाचार पर, लोक व्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का प्रबंध भी है। अब देखते हैं आर्टिकल 19 डी। ये है भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण की व्यवस्था, यानी भारत के किसी भी राज्य में आने जाने की व्यवस्था दी गई है। राइट टू मूव फ्रीली इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में रहने वाला हर एक नागरिक भारत के किसी भी राज्य में आवागमन कर सकता है। आर्टिकल 19 ई वहीं पर भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता देता है। राइट टू सेटल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो अपने कारोबार के लिए या किसी भी काम से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। आने जाने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19 डी। और आर्टिकल 19 ई जो है, ये स्वतंत्रता देता है कहीं भी निवास करने की, कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, मान लीजिए आप वहाँ काम करते हैं, फिर आप चाहें तो वहाँ पर घर लेकर के निवास स्थान भी अपना बना सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना होगा कि आपके निवास स्थान को लेने से किसी SC ST के संरक्षण पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और साथ में भारत के हित में भी वो होना चाहिए। आगे आते हैं आर्टिकल 19 जी। एफ को बाद में समझेंगे, पहले जी को देख लेते हैं।
आर्टिकल 19G जो है ये व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता देता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को अपने मनपसंद व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है। अब देखेंगे आर्टिकल 19F, ये पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अभी ये मौलिक अधिकार नहीं है। 1976 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ध्यान रखिएगा, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई भी व्यक्ति तब तक अपराध के लिए अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कानून का उल्लंघन ना किया हो जो कि बहुत प्रचलित है। किसी भी अपराधी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। किसी भी अपराधी व्यक्ति को सिर्फ उसी अपराध के लिए दंड दिया जाएगा जो उस अपराध के समय कानून प्रचलित रहा हो। किसी भी अपराधी पर एक अपराध के लिए एक ही बार मुकदमा चलाया जाएगा, एक से ज़्यादा बार नहीं। इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी अपराधी ने 2002 में मान लीजिए कोई कानून तोड़ा हो, कोई ऐसा अपराध किया हो जो कानून प्रचलित रहा हो, तो उस समय पर जो भी दंड की व्यवस्था थी उसी के अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा, ना कि अगर मान लो आज के समय में दंड की व्यवस्था चेंज कर दी गई है तो आज के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो उस जिस समय कांड हुआ था उस समय जो उस दंड की व्यवस्था थी वो उसी के अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा उसने जो भी अपराध किया है उसके लिए एक ही बार मुकदमा चलेगा। मानो 2002 में उसने कांड किया था तो उसके लिए वो ऑलरेडी उसी समय हो सकता है उसको सज़ा मिल चुकी हो, तो उसी आधार पर उस समय के अपराध के कारण आज उसको दोबारा से मुकदमा नहीं चला सकते हैं। उसके लिए केवल एक ही बार मुकदमा जो चल चुका है, वो अपनी सज़ा काट चुका है, तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब देखेंगे आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के बिना उसको उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। राज्य प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को कानूनी आधार पर रोक भी सकता है। अगर कानूनी व्यवस्था का कोई गलत उपयोग करता है तो ऐसे में राज्य को पूरा अधिकार है कि वो इस पर आवाज़ उठा सकता है और सवाल भी खड़े कर सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 21A पर। ये पहले से नहीं था हमारे मौलिक अधिकार में, इसे बाद में जोड़ा गया है। इसे जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल 21A को इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी ताकि सभी बच्चे शिक्षित हो सकें। तो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब जोड़ा गया था आपको ये भी याद रखना है। कौन सा संविधान संशोधन था ये भी याद रखना है। और किसमें शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 21A में। ठीक है। और क्या कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 22 को देखते हैं। आर्टिकल 22 जो है ये गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में कुछ अधिकार देता है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध को बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कभी भी अगर पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है तो उस समय उस अपराधी को उसके अपराध को बताकर ही गिरफ्तार करना है। यूं ही बिना बताए बिना मतलब किसी इंसान को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक पुलिस के पास रीज़न ना हो। ठीक है। गिरफ्तार होने के बाद जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर पास के न्यायालय में पेश करना ज़रूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत पकड़ा गया है तो ऐसे में उसे 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश करना ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और वह पूरी तरह से असहाय नहीं है तो इस मामले को परामर्शदात्री के सामने 3 महीने के अंदर पेश करना ज़रूरी होगा। ठीक है, 3 महीने के अंदर। परामर्शदात्री बोर्ड कौन होते हैं? एडवाइजरी बोर्ड। तो इसमें ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त होने के योग्य हों, उन्हें ही एडवाइजरी बोर्ड के अंदर नियुक्त किया जाता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देख लिया समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18। इसके बाद हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 to 22 तक था।
तो आगे की वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।